चलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज हम देख रहे हैं 19 तारीख की जो दूसरी शिफ्ट हुई थी सीजीएल की, उसके सारे क्वेश्चंस। के पहले मैं बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है एमपी मैथ्स और रीजनिंग के कॉम्बो बैच के नाम से। ठीक है, 4 नवंबर, अभी 3-4 दिन पहले ही बैच शुरू हुआ है। इसमें आप एसएससी, सीडीएस, बैंक, व्यापम, रेलवे सबकी तैयारी कर पाओगे। 0 टू हीरो बैच है ये। ठीक है, एकदम हाई लेवल का। अगर आप व्यापम का कोर्स ना चाहो, व्यापम की किसी भी परीक्षा के लिए, तो भी हमारे पास 2 कोर्सेज अवेलेबल है। एक 2 साल के लिए है, एक 1 साल के लिए। जैसा आपको सूटेबल हो आप ले सकते हो। अगर आपको केवल पर्टिकुलरली एसएससी के सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, जो जो आता है वो सब कुछ पढ़ना है, तो ये 3 बैच अवेलेबल है। आप अपनी वैलिडिटी के अनुसार इसको ले सकते हो। आपको जितनी वैलिडिटी चाहिए, ये 6 महीने की है, ये 10 महीने की है, ये 18 महीने की है। बाकी और भी रेलवे वगैरह के बैच बहुत सारे हैं। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं और इसको करते हैं। एक बल्लेबाज 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है और 25 मैचों में उसका एवरेज है 24। सभी 45 मैचों में उसका एवरेज कितना होगा? ठीक, देखो, पहले 20 मैचों में उसका एवरेज कितना है? 15 है। ठीक है, अगले 25 मैचों में उसका एवरेज कितना हो गया? 24 हो गया। दो तरीके हैं, वेटेड एवरेज से कर लो या डेविएशन से कर लो। डेविएशन थोड़ा सा आसान होता है, तो डेविएशन से कर लेते हैं। मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज मान लेता हूँ। भाई ये तो हमारी संख्याएं हैं, ये मेरा एवरेज है। इन 20 लोगों का 20 मैच का एवरेज है 15 और 25 मैचों का एवरेज है 24। मतलब एवरेज हमारा 15 और 24 के बीच में ही रहा होगा। तो 15 और 24 के बीच वाला ही ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, मतलब इन दोनों के बीच में एवरेज आएगा। मैंने कहा मान लेता हूँ एवरेज 15 है। ये अज्यूम्ड मीन कहलाता है। अरिथमेट अंक क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुमानित माध्य है ना, अनुमानित माध्य। इस 15 से ये 15 कितना कम है? 0 कम है। इस 15 से 24 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। ठीक है ना, 15 10 25 होता है, तो ये 9 ज्यादा है। आप इस 0 का इंटू करेंगे कहाँ पे? ठीक है, 0 का, अच्छा आप इसका एक काम करो, रेशो ले लो। भाई 5 चौके 20, 5 पंजे 25। संख्याओं का हमेशा रेशो ले लिया करो। इस 0 का मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो 0 इंटू 4 हो जाएगा 0, ये 0। अब यहाँ 9 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 + 5 45 आ गया। और ये कद्दू है, ये कटेगा तो सब में बटेगा, 4 5 टोटल 9 लोगों में बटेगा। 9 लोगों में बटेगा तो हर एक के हिस्से 5 5 5 5 एक्स्ट्रा आएगा। तो 15 + 5 20, यानी कि सभी लोगों का एवरेज 20 हो जाएगा। ये 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी है, तो देखो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ये किसी काम को 12 दिन में करेगा, ये 16 दिन में। एलसीएम ले लें 48, तो एलसीएम बनेगा 48। 12 चौके 48, 16 दिया 48। ठीक, ये बोल रहा है अभी 6 दिन तक काम करते हैं। वे दोनों मिलके 6 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिला के 7 काम करते हैं। अगर एक दिन में 7 काम करेंगे तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 42। मतलब 48 में से 42 काम कर दिया, तो काम कितना बाकी है? 6। ठीक है, अब वो बोल रहा है कितना काम शेष रहेगा? बस ये काम शेष है हमारा, ये रिमेनिंग वर्क है। शेष काम कितना बचा? 6। कितने में से? टोटल 48 में से। तो 6 काम बचा 48 में से, यानी कि 6 8 48, 1/8 भाग बचा, तो 1/8 हमारा आंसर आ जाएगा। चोर पुलिस को 200 मीटर दूरी से देखता है। जैसे ही पुलिस पीछा करना शुरू करेगा, चोर भागने लगेगा। चोर की गति 9 है, पुलिस की गति ये है। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागेगा? जब चोर पकड़ाया उसके पहले वो कितनी देर तक भागा है, हमें चोर के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है वो पता करना है। पुलिस वाले से जो चोर है वो 200 मीटर आगे है। मतलब मैं ये निकाल लेता हूं कि वक्त कितना लगा उसको पकड़ने में। पकड़ने में लिया गया समय किसको? चोर को। तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, क्योंकि वो कितना आगे है? उससे 200 मीटर आगे है। और किस स्पीड से चल रहे हैं? तो देखो पुलिस वाला 10 की स्पीड से, चोर 9 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड 10 - 9 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 और बटे में 18 आएगा, वो 18 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू सेकंड्स में आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी मीटर में थी और ये सेकंड्स में आ गया।
ये वैल्यू हमारी सेकेंड्स में आ गई। अगर मैं इसमें 60 का भाग दे दूँ तो ये वैल्यू मिनट में आ जाएगी। सेकेंड्स को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे और एक और 60 का भाग देंगे तो ये घंटे में आ जाएगा। आप देखेंगे 0 से 0 कटेगा, 5 से ये 20 कटेगा 4, 6 से 18 कटेगा 3 बार, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 12 मिनट में वो पकड़ लिया गया है। कौन? चोर। मतलब चोर 12 ही मिनट तक भाग पाया। तो चोर 12 मिनट में कितना गया? तो जो चोर है, चोर की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे, और वो भागा है 12 मिनट तक। अच्छा, ये 12 मिनट में है, इसको 60 से भाग दे देंगे तो घंटे में आ जाएगा, है ना। चलो, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 6 7 8 9, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, यानी कि 1.8 किलोमीटर तक भाग पाया और पकड़ा गया वो। तो 1.8 किलोमीटर भाग पाया। 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? देखिए, मैक्सिमम वैल्यू बहुत आसान है। जब भी आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिखा दे कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, वो होता है अंडर रूट में, मतलब प्लस माइनस, तो ये प्लस में ही होता है हमेशा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये बात याद रखिएगा, है ना। ये मैक्सिमा मिनिमा है, कुछ नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, हर बार नहीं आता है, और पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ a का मतलब है 2 से, b का मतलब है 3 से, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रूट में a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और ये 9, 4 और 9 13 आ जाएगा। रूट में 13 आंसर आ जाएगा हमारा, रूट 13 आंसर आएगा। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस ओ केंद्र वाले वृत्त में इस प्रकार खींचा गया है। मतलब एक वृत्त में चतुर्भुज खींचा गया है ना, चक्री चतुर्भुज टाइप का कुछ है। चलिए, ये एक चतुर्भुज चक्र है, इसमें आपने एक चतुर्भुज खींच दिया कुछ इस तरीके से। ये बोल रहा है इस प्रकार खींचा गया है कि पी क्यू व्यास है। अच्छा, पी क्यू को व्यास बनाना है, एक मिनट फिर रुको, फिर उसको ऐसे बना लेता हूं मैं कि जैसे इस चतुर्भुज का ये पी क्यू, ये इसका व्यास हो गया, है ना, ये इसका पी और ये क्यू हो गया, पी क्यू। आर एस कहीं भी दे दें, आर मैंने ये दे दिया है, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ ये इस तरीके से है। पी क्यू आर और एस, है ना, इस प्रकार है। और ये पी क्यू इसका क्या हो गया? केंद्र, वो हो गया, व्यास हो गया, है ना। पी क्यू व्यास बोला हुआ है, पी क्यू व्यास है, ठीक है। पी एस आर 120 डिग्री है, पी एस आर यानी कि ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री है, 120 डिग्री, है ना। ये इसका केंद्र होगा इस वृत्त का, कहीं ना कहीं यहाँ पे ओ पे। हमें पूछा है क्यू पी आर बताओ, क्यू पी आर मतलब हमें ये वाला एंगल पूछा है ना। यहाँ पर हमें ये वाला एंगल पूछा है, ध्यान रखना, ये वाला। अच्छा, एक बात बताओ, ये अर्धवृत्त है, क्योंकि आधे वृत्त, ये व्यास क्या होता है हमेशा? बिल्कुल सेंटर से होके जाएगा, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। तो ये अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होगा? समकोण होगा। तो अर्धवृत्त पे बना जो त्रिभुज है, तो ये एंगल यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं चक्री चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का योग एक 180, आमने सामने के कोणों का योग 180। तो ये 120 डिग्री आ गया, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री। और ये 90 डिग्री होता है, ये तो 90 और 60 150, 150, तो ये 30 डिग्री बचा। फिर तो हमें ये एंगल पूछा था, 30 डिग्री आंसर आ गया। वृत्त की त्रिज्या 10 है, तो एक वृत्त बना लेते हैं अपन। ये आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या 10 है। चलिए, ये इसकी त्रिज्या 10 है, ओके। जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी, ठीक है, एक जीवा बना लेता हूं मैं, ये, है ना। चलो भैया, इसका केंद्र कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ से इसकी जो लंबवत दूरी है, पैरेलल डिस्टेंस, ठीक है, ये लंबवत दूरी ये कितनी है? ये जो लंबवत दूरी है
ये 6 है। अच्छा, इसकी रेडियाई हमें कितनी दे रखी है? 10। तो फिर ये 6 10, तो ये कितना होगा? 8 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा इतना सा 8 है, तो ये वाला हिस्सा इतना सा, ये भी 8 बचेगा, है ना। हमें पूरी जीवा की लंबाई पूछिए, तो 8 ये टोटल 16 हो जाएगा। 16 हमारी जीवा हो जाएगी। इतने रुपए की राशि 10 वर्षों के लिए निवेश की गई, परिपक्वता राशि 2346 रुपये है, 66 रुपये है। तो दर हमें बताना है इसकी, ठीक है? निवेश की गई राशि का भुगतान किया जाना था, है ना। ठीक। यार ज़्यादा लाइट्स हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा, थोड़ी लाइट्स कम कर दूं? ठीक है ना। आप देखो, इतने रुपए की राशि 10 वर्षों के बाद इतने रुपए हो जाती है, दर बताना है। बेसिक सवाल है। ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल है, चलो ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है? 1456 रुपये। और ये 2366 हो गया। इंटरेस्ट कितने का आया? 6 में से 6 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, 910 रुपये का। मतलब 910 रुपये का ब्याज मिला है मुझे, किस पे? मूलधन पे। मूलधन कितना है? 1456। कितने साल में मिला है? 10 साल में, तो डिवाइड बाय 10। रेट निकालना है तो इंटू 100 कर लो, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 0 से 0 कटेगा, 91 है। 13 सत्ते 91, 13 से भी कटेगा, 7 से भी। 13 से कट रहा है क्या है? 7 से काट दो, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 8 56। 7 से कटेगा 13 बार, 13 से कटना चाहिए। अब 13 एकम 13, 7 बचा, 13 छंग 78, बिल्कुल। क्या आ गया? 100/16, 100/16 यानी कि 6.25% आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। इतने रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 5% डिस्काउंट देके बेचा और इतने परसेंट लाभ कमाए। अभी कितने रुपए भुगतान किया? देखो भैया, ये डिस्काउंट दे रहा है और लाभ कमा रहा है। डिस्काउंट देके लाभ हो तो आप जानते हो CP/MP का रेशो क्या होगा? ये CP है, ये MP है। डिस्काउंट दे रहा है 5 का, पोस्ट प्राइस बचा 95, MP बचा 104.5, है ना। तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लगेगा। 5 से काट दें 190 बार, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। 19 से काट दे, 19 से कम 19, 19 से कम 19, कम 19, 10 से 11 आ गया। हमें बोला हुआ है MRP कितना है? 275 है। अब देखो MRP 275 है। कितने गुना है ये इसका? 15 नहीं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 5 55, 25 गुना है इसका। तो इसका 25 गुना 250 रुपये हो जाएगा, और क्या। जो हमारी कोस्ट प्राइस है वो 250 रुपीज़ आ जाएगी क्या? ये 250 रुपीज़ आ गई, आंसर हो गया हमारा। चलिए, आयु का सवाल है। 3 साल पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की 6 गुनी थी। अब देखो, ऑप्शंस दोनों के दे रखे हैं, तो अब बाय ऑप्शंस करना ज़्यादा सही रहेगा। ये बोला 3 साल पहले एक व्यक्ति आयु छोटे भाई, तो देखो एक बड़ा वाला भाई है, एक छोटा भाई है। बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। मैं पहला ही ऑप्शन ले लेता हूँ, 15 साल और 5 साल। ये बड़ा वाला 5 साल 15 साल का, छोटा वाला 6 साल का है। ये बोल रहा है 3 साल पहले। तो 3 साल पहले ये कितने का था? 3 साल पहले ये था 12 साल का। 3 साल पहले ये कितने का था? 2 साल का। 3 साल पहले एक व्यक्ति की आयु, यानी कि बड़े वाले की आयु छोटे वायु की 3, छोटे वाले की 6 गुनी थी। तो 2 का 6 गुना 12 होता है क्या? बिल्कुल होता है। यही सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ गया। अच्छा, अभी तो मैंने एक ही लाइन सेटिस्फाई कराई है, दूसरी लाइन भी पढ़ सकते हो। 8 साल बाद, तो ये 8 साल बाद कितने का होगा? 15 + 8, और ये 5 + 8, यानी कि ये बनेगा 8 15 और 8 23 साल का, और ये बनेगा 8 5 13 साल का। तो ये बोल रहा है 8 साल बाद व्यक्ति की आयु, यानी कि जो बड़े वाला है वो छोटे वाले की आयु के 2 गुने से 3 साल कम है। इसके 2 गुना, यानी कि इसके 2 गुने से 3 साल कम होना चाहिए। तो 13 का 2 गुना 26, 26 में से 3 गया तो 23 आ रहा है ना। बिल्कुल आ रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो बहुत बेसिक सवाल है। 25/5 यानी कि 5 बचा, प्लस 3/2, 3/2 यानी कि मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, -4 प्लस 6/3 यानी कि पहले ऑफ हल होता है, तो 6 × 3 18, 18 में 2 का भाग दोगे तो 9 आ जाएगा, -8 + 4,
अब जो जुड़ रहा है जोड़ दो, पीट रहा है पीट दो। 5 और 6 11, 11 में से 4 गया 7, 7 + 9 16, 16 में से 8 गया तो 8, 8 + 4 12, 12 आंसर आना चाहिए इसका, 12 ही आ रहा है। 1 - sin² 32 डिग्री + 1/1 + tan² 58 डिग्री। देखो 1 - sin² थीटा ये पहली सर्वसमीका होती है, sin² थीटा + cos² थीटा 1। अगर मैं sin² थीटा को उधर फेंक दूंगा तो cos² थीटा बचेगा। तो 1 - sin² 32 का मतलब होता है cos² 32 डिग्री के बराबर, प्लस 1/, अब देखो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, sec² 58 डिग्री। ठीक, ये है cos² 32, 1/sec थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos² 58 डिग्री। cos² 32 + cos² 58। अगर एंगल का योग 90 हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 बनेगी। 5 और 2 10 की 0, 5 3 8 और 1 9, बिल्कुल, यानी कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। ये आप जानते हो, अगर a + b का योग 90 आ गया, ऐसा साइन में भी होता है कोस में भी होता है, तो अगर ऐसा होगा a + b का योग 90 हो तो sin² a + sin² b का मतलब भी 1 होता है, और cos² a + cos² b भी 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, ये बताओ PQRS ए और बी पर प्रतिशत करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। ए और बी दोनों को बढ़ाने पर स्पर्श रेखा PQ और RS से क्रमशः X और Y पे मिलते हैं। क्या कह रहे, PQ और RS ए और बी पर प्रतिच्छेद करने वाली दो वृत्त की कॉमन टेंजेंट है। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो वृत्त की PQ और RS, हाँ PQ और RS है, मतलब दो सर्कल हैं, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है PQ और RS, है ना। ए और बी पे प्रतिच्छेद करने वाली, अच्छा ए और बी पे प्रतिच्छेद भी कर रही है, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये कुछ इस तरीके का मामला है। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं दोनों, है ना। दोनों सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे। ये बोल रहा है क्या, समझना कि PQ और RS ए और बी पे प्रतिच्छेद करने वाली, ए यहाँ पे ए पे प्रतिच्छेद कर रहा है इसको, और यहाँ पे बी पे प्रतिच्छेद कर रही है। इन दोनों को प्रतिच्छेद करने वाली दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है जो दोनों को छू के निकले ऐसे, है? ये एक टेंजेंट ये हो गई, दूसरी टेंजेंट ये हो जाएगी हमारी तरीके से। क्लियर है। एक का नाम मैं देता हूँ PQ, ये PQ हो गई, और एक RS हो गई, RS। ये दो टेंजेंट हो गई, इसको दोनों सर्कल को टच करके जा रही है। ए और बी दोनों को बढ़ाने पर, ए और बी दोनों को बढ़ा दें, मतलब ये जो ए से बी तक है, पहले इनको मिलाना पड़ेगा, फिर इसको ऊपर बढ़ाओगे, इसको यहाँ मिलाओगे, तो दोनों PQ और RS को X और Y पे मिलेगी। ठीक है, मतलब इसने ऐसे मिलाया है इसको। यहाँ पे X पे मिलेगी, फिर ये Y पे मिल रही है। कहाँ पे, ये X पॉइंट हो गया, ये Y पॉइंट। क्लियर। चलिए भाई, और क्या बोला हुआ है, AB 3 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ हमारी 3 दे रखी है, A से B तक की। XY 5 है, अच्छा पूरी लाइन दे रखी, PQ पूछा है। देखो एक रिजल्ट होता है, याद रखिएगा,
रिजल्ट होता है पूरी लंबाई, ये जो कॉमन कोड है, देखो ये दोनों सर्कल की कॉमन कोड हो गई। कॉमन कोड हालांकि ए से बी तक ही है, पर कॉमन कोड वाला ही केस है कि जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो कॉमन कोड एक्सटेंड थ्योरम है ना, बहुत सारे नाम है इसके। कॉमन कोड ये देखो, इस सर्कल में भी एक ऐसी जीवा है ये वाली ए से बी तक, इस सर्कल में भी ये जीवा है ए से बी तक, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को टच कर रही है ना। याद रखिएगा थ्योरम से, इसका प्रूफ बहुत लंबा है, थोड़ा सा इसको बता देता वरना थोड़ा सा पेचीदा है। इक्वेशंस बनती है, पी ए डॉट पी बी बराबर पी टी स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है क्योंकि ये बाहर से खींची गई टेंजेंट से है ना, ये इसके बराबर होती है, ये तीनों बराबर होती है। पहले तो ये बात याद रखना है, थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इसको मैं नहीं बता रहा अभी, पर याद रखिएगा। मैं आपको थ्योरम बता देता हूँ। अगर आपको टोटल एक्स से वाई का स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, ये टोटल लंबाई बराबर होती है पी क्यू का स्क्वायर प्लस ए से बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। एक्स से वाई का स्क्वायर, एक्स से वाई का स्क्वायर, ये पूरा एक्स से वाई का स्क्वायर हमें दे रखा है 5, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ये पी से क्यू का स्क्वायर हमें नहीं पता, प्लस ए से बी का स्क्वायर, ए भी हमें 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, बराबर किसके आएगा, पी क्यू के स्क्वायर के। तो पी क्यू का स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, 25 माइनस 9 यानी कि रूट में 16, और रूट में 16 का मतलब होता है 4। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू की। आपसे क्या पूछा हुआ है, पी क्यू बताओ, पी क्यू यानी कि 4 आंसर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर आएगा। दो त्रिभुज है, ठीक, अब ध्यान से समझना, ये बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी सी और एफ डी ई, अच्छा सर्वांग समय एफ डी ई, ए बी सी, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ लिखा है एफ डी ई, मतलब ये थोड़ा सा सीधा लिखना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। त्रिभुज ए बी सी यानी कि ए बी सी, इधर एफ डी ई, तो एफ डी ई सर्वांग समय, सर्वांग समय, ये सारे अंग समान है इनके है ना, सब कुछ बराबर है। अगर ए बी 17 है ना, तो यहाँ पे ये एफ डी 17 होगा। अगर एंगल बी 52 डिग्री है ना, तो इधर एंगल डी 52 डिग्री होगा। अगर इधर एंगल है 85 है ना, 95 है, सॉरी माफ करना 95 है, 95 है ना, तो ये भी 95 होगा, है ना। तो ये एंगल कितना बचा, ये तीनों कोणों का योग देख लो, 5 और 2 7 आ गया, 5 और 9 14 आ गया, 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो उसमें से घटा दो ये 10 माइनस 7 यानी कि 3 बचा, 15 3 18, 33 डिग्री बचा, ये 33 डिग्री आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आपसे क्या पूछा, निम्न में से कौन सा कथन सही है, डी एफ 17 है, डी एफ 17 आ रहा है और एंगल ई 33 आ रहा है, एंगल ई 33 आ रहा है, सेटिस्फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। दी गई संख्याएं एबीसीडी में कौन सी संख्या 11 से कटती नहीं है, अच्छा ये बोल रहा डी नहीं कटती, मतलब बाकी सब कटेगी, तो देखो 2 और 7 9 और 1 10, 10 में से गया 10 आया, माइनस 1 और 2 3 और 7 10, 10 माइनस 10 यानी कि 0 आ रहा है, यानी कि ये कटेगा। ये ऑप्शन देखो 2 और 7 9, माइनस 1 और 7 और 7 14 और 1 15, नहीं आया, 1 मिनट, 0 और 2 2, 2 और 7 9, ये 9 आया, इसमें से घटाओ 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 माइनस 9 0 आ रहा है ना, ये भी कटेगा। ये आ रहा है 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 माइनस 4 और 1 5, कितना आ गया 11, यानी कि ये भी कटेगा है ना। ये देखो 8 और 1 9, 9 और 5 14 है ना, 4 और 6 10 और 7 17 17, यानी कि यहाँ पर 3 आ रहा है। तो आप एक बात बताएंगे कि ये 0 आए तो कटता है 11 से, 0 आए तो कटता है, 11 आए तो कटता है, 3 आने पे नहीं कटता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा।
बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है, तो देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या है, तो आप बेलन ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। चलो ये बेलन है, ये बेलन हो गया। इसके आधार की त्रिज्या हमें गिवन है, के आधार की त्रिज्या है 10.5, है ना। इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर 10.5 क्या होता है, 21 का आधा, इंटू एच। एच निकाल लें यहाँ से अपन, जो कि 792 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 11 से काट दें, 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 दूनी 22। अब 2 दूनी 4, 4 से कटेगा ये 18 बार, है ना। हाइट कितनी आ जाएगी, देखो 3 से काट दो, 3 से 21, 3 छंग 18, तो हाइट आपकी आ गई 6 दूनी 12/7, 6 दूनी 12 से 84। अच्छा ये 7 से 7 कट जाएगा ना, तो 6 दूनी 12 आ गई हाइट आपकी, 6 दूनी 12, हाइट आपकी 12 आ गई। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम बनेगा भाई क्या है, बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर यानी कि वही 21 का आधा, 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच, एच यानी कि हमारा 12 होगा। क्लियर। देखो यहाँ पे आप इसको काटोगे तो किससे कटेगा भाई, 7 से 21 कटेगा 3 बार, 2 से 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट देख लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 की 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इकाई में। अच्छा 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाला है, हाँ तो मल्टीप्लाई कर लेना, 4158 आंसर आ जाएगा। या डिजिटल सम भी लगा लेना, नहीं डिजिटल सम नहीं लगेगा, सेम ऑप्शन से ये दोनों। एक दुकानदार 44 रुपये किलो की दर से चावल बेचता है, जिसका कॉस्ट प्राइस 40 रुपये किलो था। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह हर पैकेट से 200 किलो चावल निकाल के अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। कि बेईमान दुकानदार है, और ये 44 रुपये में 1 किलो बेच रहा है, और 40 रुपये में 1 किलो खरीदा था, मतलब हर 1 किलो में से वो 200 ग्राम चुरा ले रहा है। तो अगर चावल चुरा चुरा के बेच रहा है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो किस प्रकार कमा रहा है, तो देखो 2 प्रकार से लाभ कमा रहा है। एक तो मुझे बताओ ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। जो चावल उसने 40 रुपये में 1 किलो खरीदे हैं वो बेच रहा है 44 रुपये के हिसाब से, ये तो उसने पहली लाइन दे रखी कि खरीदा है 40 में और बेच रहा है वो 44 में। एक फायदा ये हो रहा है। दूसरा फायदा हो रहा है कि वो 200 ग्राम कम चावल दे रहा है, देखो हर पैकेट से 200 ग्राम चुरा रहा है, क्योंकि हर पैकेट क्या है, किलोग्राम का है, 1 1 किलो का है, यानी कि लोगों को दिखा रहा है कि वो 1 किलो बेच रहा है, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम बेच रहा है। लेकिन अगर उसमें 200 ग्राम चुरा रहा है तो वो 200 ग्राम बचा रहा है, यानी कि वो जो पैकेट है उसको वो 800 ग्राम का ही पड़ रहा है उसको, क्योंकि 800 ग्राम सामान ही तो बेच रहा है वो, 1000 का बोल के। तो वो जो पैकेट उसको 1000 ग्राम का पड़ रहा है उसको वो 1000 में बेच रहा है, 800 का पड़ रहा है वो 1000 में बेच रहा है, तो यही उसका प्रॉफिट है। भाई देखो 1 2 3, 1 2 3, 4 से 44 कटेगा 11 टाइम, तो कोई सामान 8 का था वो 11 का हो गया, मतलब 8 का सामान 11 में बेच रहा है तो 3 रुपये का लाभ ले रहा है 8 रुपये पे। बताओ 100 पे कितना, 37.5%, 37.5% लाभ कमा रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर है। x प्लस 1/x 7 है, x बड़ा है 0 से, x माइनस 1/x का धनात्मक मान कितना, देखिए x प्लस 1/x 7 दे रखा है, तो x माइनस 1/x कितना होगा। देखिए सेम पावर बेस्ड क्वेश्चन, सेम पावर बेस्ड क्वेश्चन, सेम पावर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, तो हमेशा अंडर रूट लगाइए, इस 7 का स्क्वायर करिए, और माइनस में पूछा है तो माइनस लगा दो, प्लस में पूछे तो प्लस लगा दो, माइनस में पूछा है माइनस लगा दो, और 4 घटा दो, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 4 यानी कि रूट में 45, तो रूट में 45 क्या होता है, 9 पंजे 45, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 बचेगा, 3√5 आंसर आना चाहिए। तो देखो यही आ रहा है। किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, आखिरी कीमत यह है, प्रारंभिक कीमत 1000 रुपये थी, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से डबल थी, दूसरी बार कीमत में कितने % की वृद्धि की गई, ध्यान से समझिएगा।
बैटरी है इसकी 1 पॉइंट है भाई, देखना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी देर में। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत को 2 बार लगातार बढ़ाया गया, जिसके बाद उसकी आखिरी कीमत ये हो गई। शुरुआत में उसकी कीमत 1000 रुपये थी, मतलब 1000 रुपये की वस्तु की जो कीमत है वो 2295 रुपये हो गई है ना, 2 बार उसकी कीमत बढ़ाने के बाद। और वो बोल रहा दूसरी बार जो परसेंटेज वृद्धि है वो पहली बार वृद्धि का डबल था। ठीक है, मैंने कहा देखो टोटल 1000 रुपये की वस्तु 2295 की होगी, तो टोटल वृद्धि कितने की हुई? 1295 की। किस पे हुई? 1000 पे। तो 100 पे कितनी, यानी कि ओवरऑल वृद्धि कितने की हुई पता चल जाएगा। अगर मैं ओवरऑल वृद्धि की बात करूं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 का भाग दोगे तो 129.5, यानी कि 129.5% की टोटल वृद्धि हुई है। ये कुल वृद्धि हुई है, कुल वृद्धि। इतना तो दिखता है सबको, है ना, कुल वृद्धि इतने परसेंट की हुई है। अब आप इसको देखिए बाय ऑप्शंस कर लीजिए, बाय ऑप्शंस कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि दूसरी बार वाली वृद्धि बताइए, मतलब ये जो ऑप्शन है ये सेकेंड टाइम वाली वृद्धि है। ये फर्स्ट टाइम वाली वृद्धि हो गई अलग, ये सेकेंड टाइम वाली वृद्धि हो गई अलग, है ना। मैं इसको बाय ऑप्शंस कर रहा हूँ। अब बाय ऑप्शंस जल्दी हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय ऑप्शंस कर रहा हूँ इसको, बाय ऑप्शंस। भाई मैंने 70 ही उठा लिया मान लो, तो अगर सेकेंड टाइम में वृद्धि, समझना सेकेंड टाइम में वृद्धि 70% की हुई है, तो फर्स्ट टाइम में कितने की हुई होगी? ये बोल रहा है दूसरी बार वाली जो वृद्धि है ना वो पहली बार वाली वृद्धि का डबल है, यानी कि जो पहली बार वृद्धि हुई है उसका डबल करने पे 70 आया है, तो पहली बार वृद्धि 35% की हुई होगी। बताओ, इतना तो सबको दिखता है, ये इसका डबल है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का सक्सेसिव ही ये होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर सक्सेसिव ये है तो 35 + 70 का सक्सेसिव लगाओ, तो 35 + 70 + 35 × 70 बटे में 100। देखो ये कितना आ गया, 7 3 10, 105 आ गया ये। और ये कितना आ गया, 0 से 0 कटेगा, 7 पंजे 35 की 5, 3 बचा, 7 21 22 23 24, 10 का भाग दोगे तो 24.5, 105 में 24 जोड़ोगे 129.5। ये देखो 129.5 यहीं पे आ रहा है जो कि वहाँ था। और हम वैसे ही जानते हैं यार कि अगर ये 70 है सेकेंड वाली वृद्धि, तो पहले वाली वृद्धि उसकी आधी रही होगी। अगर मैं ये 35 लूँगा तो 35 का आधा 17.5 होगा, 35 और 17 का टोटल सक्सेसिव लगाओगे तो साला 50 के आसपास जाएगा। हमें तो 129 चाहिए, 100 से भी बड़ा चाहिए, तो ये ऑप्शंस तो कभी नहीं हो सकते आंसर हमारे। 65 का थोड़ा रिस्क रहता, 65 चेक करना पड़ता आपको, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता जब वो पॉइंट में बहुत ज़्यादा आता है। आप ऐसे ही थोड़ा देखिए, इस तरह के बहुत सारे सवाल एसएससी में पिछली बार भी कई बार आए हैं। जो सारे क्वेश्चंस लगातार पढ़ रहा है उसको दिक्कत नहीं आएगी ऐसे सवालों में। 2 वर्षों के अंतराल पे पैदा हुए 6 बच्चे हैं, मतलब हर 2-2 साल के बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो 6 बच्चे हैं ऐसे। टोटल उनकी आयु का योग 90 साल है। मैंने कहा पहला बच्चा 1 साल का है, दूसरा बच्चा उससे 2 साल बड़ा होगा, तीसरा बच्चा उससे 2 साल बड़ा होगा, मतलब 2 साल और बड़ा होगा, 4 साल। चौथा बच्चा फिर 2 साल बड़ा, पांचवा बच्चा फिर 2 साल बड़ा। तो देखो 2 4 6 8, ये कितने हो गए, 3 2 5 ही बच्चे हुए। तो ये हो गए आपके 6 बच्चे। इन सब की आयु का योग कितना है, 90 ईयर्स है, 90 ईयर। ये हो गए 6x प्लस 2 से 10 तक का योग, एवरेज हो गया 6, 5 बार है 30 आ गया इनका योग, बराबर 90। 6x बराबर 60, x बराबर 10। जैसे ही x मुझे 10 मिला, x 10 मिला, हमें बोल रहा है सबसे बड़ा बच्चा कितने का, तो ये है सबसे बड़ा बच्चा x + 10 का। तो x + 10 पूछा, यानी कि 10 + 10 20 आंसर आ जाएगा आपका। 20 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, सबसे बड़ा। ठीक है, एक स्कूल बिल्डिंग में एक ओवरहेड टैंक है। टैंक को भरने के लिए 50 बाल्टी की आवश्यकता होती है। स्कूल में एक टैंक है, टैंक को भरने में 50 बाल्टी की जरूरत लगेगी। मान लीजिए बाल्टी की क्षमता इसकी वर्तमान क्षमता का 2/5 भाग कर दी जाए, टंकी कितनी बाल्टी चाहिए? देखो अगर कोई टंकी 50 बाल्टी से भरती है, तो मैंने मान लिया कि माना माना टैंक की कैपेसिटी
कैपेसिटी की 50 लीटर है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। टैंक की कैपेसिटी कितनी मान ली मैंने? 50 लीटर मान ली, ठीक है। टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर है, तो एक बात बताओ, 50 लीटर का टैंक है और 50 बाल्टी उसको भर रही है, तो इसका मतलब हर बाल्टी का वॉल्यूम कितना आ गया? 1 लीटर। यानी कि हर एक बाल्टी एक लीटर की है। 1 लीटर कैसे लिखते हैं? बाल्टी कैसे लिखेंगे? बाल्टी का आयतन हो गया 1 लीटर। ये बाल्टी का आयतन हो गया, यानी कि एक बाल्टी के अंदर 1 लीटर पानी आता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसी टैंक को भरना है, मतलब वही 50 लीटर की टंकी अब भरनी है मेरे को, है ना। उसी 50 लीटर की टंकी को भरना है, लेकिन किससे भरना है? अब 1 लीटर वाली बाल्टी से नहीं भरना है। वो बोल रहा है कि उसकी क्षमता को 2/5 कर दो, यानी कि पहले एक बाल्टी का वॉल्यूम था 1 लीटर, अब उसकी वॉल्यूम कम कर दो। वॉल्यूम कम कर दो मतलब उसको खाली 40% ही रखो। 2/5 मतलब होता है 40%। 2/5, ये देखो यहाँ पे ढंग से क्या लिखा हुआ है, 2/5वां भाग, यानी कि 2/5, 2/5। तो उसकी अपनी वॉल्यूम की 2/5 से ही भरेगी वो। ये 5 चला जाएगा ऊपर, 50 पंजे कितना हो जाएगा? 250, और 250 डिवाइड बाई 2, यानी कि अब उसको 125 बाल्टी की जरूरत पड़ेगी। 125 बाल्टी रिक्वायर है। अब ऑप्शन नंबर दूसरा मेरा आंसर आएगा। 1 माइनस साइन टी, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। 1 माइनस साइन 2t अपॉन 1 प्लस साइन 2t इंटू कोस टी प्लस साइन टी बटे कोस टी माइनस साइन टी। वैल्यू पुट कर दें, 1 रख दें, नहीं 1 टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। टी को क्या रखें? देखो वैल्यू पुटिंग है एक तरीका, तो दिमाग लगा के आप 30, 60, 90 और 45, जीरो जीरो मत रखना है ना, यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख दो, जीरो को छोड़ के और 90 को छोड़ के। 45, 60, 30, 30, 45, 60 में से कोई भी एक वैल्यू रख देना, सेटिस्फाई हो जाएगा किसी से। या फिर एक काम करो, थोड़ा दिमाग लगाएं, ये 1 माइनस साइन 2t, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस ये साइन 2 थीटा, भाई अपन जानते हैं दो फॉर्मूले होते हैं, साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा की जरूरत नहीं है यहाँ पे, साइन है दोनों जगह, ठीक है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर मैं इस थीटा की जगह टी कर दूं, साइन 2t, ये क्या आएगा? 2 साइन टी इंटू कॉस टी, यही होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी अपॉन में सेम टू सेम यही वैल्यू नीचे आ जाएगी क्या? यही वैल्यू नीचे आ जाएगी क्या? भाई सेम चीज है, बस बीच में क्या है? प्लस है, ये प्लस लगा है ना। चलिए इंटू क्या है? इंटू है कोस टी प्लस साइन टी, तो देखो ये कोस टी प्लस साइन टी बटे में कोस टी माइनस साइन टी, है ना, ठीक है। ये साइन टी का फॉर्मूला होता है ये वाला, अपन ये जानते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं? साइन टी है ना और कोस टी है, इस वन को देखो, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी नाइस, वेरी वेरी, अरे बहुत बढ़िया। देखो इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन को मैं साइन और कोस के पदों में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है, और माइनस कितना है? 2 साइन टी कोस टी, 2 साइन टी कॉस टी। नीचे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन टी कॉस टी। ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, और इनटू ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी नीचे, इसको मैंने नहीं छेड़ा है अभी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस टी, है ना। अब आप देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो कोस टी प्लस साइन टी और कोस टी माइनस साइन टी, यानी कि कोस टी में से साइन टी घट रहा है, तो मैं भी आगे मैं भी आगे कोस लूंगा, यानी कि ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी
कॉस टी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया ऊपर वाला ये, और नीचे वाला किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया कॉस टी माइनस साइन टी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इनटू ये पूरा की पूरा ऐसा कैसा चेप दो यहाँ पे भी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 2 बार है, 2 बार से ये 1 बार कट गया, और ये भी कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार से ये 1 बार कट गया, ये प्लस वाला है ना, कट गया इससे, क्या बचा, खाली यही बचा कोस टी। अब आप ऑप्शंस देखोगे तो सब में 1 लगा हुआ है आगे, और बाद में 10 है, इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। मुझे यहाँ 1 चाहिए, 1 कब आएगा, जब ये कोस हट जाए, तो कोस कब हटेगा, जब मैं कोस टी का भाग दूंगा, तो कॉस टी का भाग दिया, कॉस टी का भाग दिया, यहाँ पे समझना, कॉस टी का भाग दिया तो कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस साइन टी के बटे में कॉस टी आएगा तो टेन टी बन जाएगा, यहाँ पे भी कॉस टी का भाग दोगे तो 1 बचेगा, प्लस साइन टी के बटे में कॉस टी आएगा यानी कि टेन टी बन जाएगा। देखिए यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, बेसिक सवाल है, इसको वैल्यू पुटिंग से और जल्दी कर सकते हो आप, वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। आप 45 या 60 या फिर 90, सॉरी 90 नहीं, 45, 60 और 30, आप इनमें से कोई एक वैल्यू रख रख के देख सकते हो। ये देखो ये थोड़े से लॉजिकल हो जाते हैं, ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है, सारे लोग क्रैक नहीं कर पाते इनके लॉजिक्स, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।